बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आज आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के वो 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी मदद करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यूपीएससी का हो या फिर वो यूपी होम गार्ड का हो, किसी भी कंपटीशन का हो, हर एक कंपटीशन में आपकी मदद करेगा। बच्चों, देखेंगे मौर्यन और गुप्त पीरियड के 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? बच्चों, मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने क्या काम किया था? चाणक्य की मदद से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और बच्चों, चाणक्य के बारे में आपको पता होना चाहिए, इन्होंने अर्थशास्त्र नाम का ग्रंथ लिखा था। अशोक इस वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। तो अब अगर इसे समझे, चंद्रगुप्त मौर्य वास्तविक संस्थापक, उनका पुत्र बिंदुसार, उनका पुत्र अशोक। और ये जो धनानंद था, ये धनानंद मौर्य वंश का था ही नहीं, बल्कि ये तो शिशुनाग वंश का भी नहीं था, ये नंद वंश का राजा था। नंद वंश का राजा था। इसे हराने के बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अशोक के अभिलेख किस लिपि में मिले हैं? संस्कृत में? गलत। ब्राह्मी में भी मिले हैं, खरोष्टी में भी मिले हैं। तो ये जो सम्राट अशोक थे, इनके ग्रंथ ब्राह्मी, खरोष्टी और प्राकृत, 3 भाषाओं में सम्राट अशोक के अभिलेख हिंदुस्तान से मिले हैं। और अफगानिस्तान के इलाके से एक अरमाइक लिपि में लिखा हुआ भी अभिलेख मिला है। गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? गुप्त काल को बच्चों, प्राचीन भारत का जो स्वर्ण युग था वो गुप्त काल था। इसे स्वर्ण युग क्यों कहते थे? युद्ध की वजह से, कर प्रणाली की वजह से, कला और विज्ञान की वजह से, या कृषि की वजह से? बच्चों, सही जवाब है कला विज्ञान की वजह से। कला, साहित्य, विज्ञान का ये एक महत्वपूर्ण दौर था, पीक इरा था। इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। राजा बहुत संपन्न थे, सोने के साधन बहुत ज़्यादा थे और राजा के कोष में सोना भरपूर मात्रा में था। आर्यभट्ट किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? चिकित्सा से, गणित और खगोल विद्या से, राजनीति से या संगीत से? बच्चों, सही जवाब है बी, गणित और खगोल विद्या से आर्यभट्ट का संबंध था। कुछ लोगों का मानना है कि शून्य का जो आविष्कार था वो आर्यभट्ट ने ही किया था। और बच्चों, शून्य और पाई का मान भी आर्यभट्ट ने दिया था, ऐसा माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ? मौर्य काल में? नहीं, गुप्त काल में। सही बात है, नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में प्रसिद्ध हुआ। मौर्यों के काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। तक्षशिला विश्वविद्यालय। और गुप्त काल का जो शिक्षा का केंद्र था बच्चों, वो नालंदा विश्वविद्यालय था, जो वर्तमान बिहार में है। मौर्य पीरियड यानी अकेले मौर्यों का काल। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? वात्स्यायन? गलत। कौटिल्य? कौटिल्य के नाम से चाणक्य को जाना जाता है। कौटिल्य के बारे में बता दूं, चाणक्य ने या कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। उन्हें कौटिल्य, विष्णुगुप्त इन नाम से भी जानते हैं। असल में उनका असली नाम तो विष्णुगुप्त था, लेकिन कौटिल्य उनकी कुटिल राजनीति की वजह से और चणी के बेटा होने के कारण इन्हें चाणक्य भी कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी उज्जैन? नहीं। तक्षशिला? तक्षशिला भी नहीं थी। पाटलिपुत्र? बच्चों, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। और मैं बता दूं, मगध की पहली राजधानी राजगृह थी, बाद में पाटलिपुत्र बनी। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना है और मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक केंद्र था, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था। अशोक के धर्म को क्या कहा जाता था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म या धम्म वैदिक धर्म? बच्चों, सम्राट अशोक के अभिलेखों में उनके धर्म के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कहा जाता है कि अशोक का धम्म। वैसे अशोक का जो धर्म था वो और कोई नहीं था, बौद्ध धर्म था। और उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया था जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दुनिया के अलग अलग इलाकों में गया था। और ख़ुद सम्राट अशोक ने अपनी बेटी संघमित्रा
और बेटे महेंद्र को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। और मैं आपसे एक बात और महत्वपूर्ण बता दूं, आज जो श्रीलंका में बोधि वृक्ष है, यानी जिस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्त की थी, उसकी एक शाखा श्रीलंका में जो लेकर गई थी वो सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा लेकर गई थी, जो आज भी श्रीलंका के अंदर मौजूद है। जो व्यवहार अशोक ने अपने धर्म के लिए बताए वो आचरण था, अहिंसा थी, दया थी, सहिष्णुता पर आधारित थी। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा क्या थी? अशोक के अभिलेखों में जो इस्तेमाल होने वाली भाषा थी वो क्या थी? वो मैंने आपको बताया, संस्कृत, पाली, प्राकृत या तमिल। बच्चों, इसमें इस्तेमाल होने वाली भाषा प्राकृत थी। खरोष्टी और आरमाइक, उसके बारे में मैंने ऊपर भी आपको बताया है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? अशोक के में नहीं, बिंदुसार के में भी नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। बच्चों, ये जो मेगास्थनीज था ये यूनानी राजदूत था। यूनानी राजदूत यानी कि यूनान से आया हुआ एम्बेसिडर था, जिसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था। वैसे बच्चों, ये इंडिका किताब जो है मूल रूप से अभी नहीं मिलती, लेकिन इसके उद्धरण अलग अलग किताबों में मिलते हैं, जिसके कारण इस किताब के बारे में हमें पता चलता है। पहला, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? समुद्रगुप्त। गलत। श्रीगुप्त। बिल्कुल सही बात है। समुद्रगुप्त जो है इस वंश के सबसे प्रतापी शासकों में से एक थे। श्रीगुप्त इस वंश के संस्थापक थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? भारत का नेपोलियन किसे कहा था? किसने कहा था? हुएनसोंग ने नहीं, फाहियान ने भी नहीं, वी.ए. स्मिथ ने। वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त की विजय नीति के कारण, जिस तरीके से वो एक राज्य से दूसरे राज्यों को हराते जा रहे थे, इसकी आधार पर समुद्रगुप्त को क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन कहा गया। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कालिदास ने नहीं, हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना की थी वो किसने की थी? हरिसेन ने। प्रयाग में एक शिलालेख है, उस शिलालेख में समुद्रगुप्त के बारे में तारीफ में एक कविता या एक अभिलेख लिखा है, उसे हम प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। ये हरिसेन ने लिखा था। और हरिसेन कौन थे? एक दरबारी कवि थे जो समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। गुप्त काल की राजभाषा क्या थी? प्राकृत। गलत। पाली नहीं, संस्कृत भाषा गुप्त काल की राजभाषा थी। फाहियान किस काल में भारत आया था? फाहियान किस काल में भारत आया था? मौर्यों के नहीं, सुंग के काल में नहीं, गुप्त काल में। फाहियान एक चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म की शिक्षा और बौद्ध धर्म की जानकारी लेने के लिए भारत आया था। वो गुप्तों के काल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बल्कि गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? मूर्तिकला के लिए, चित्रकला के लिए, संगीत के लिए, नाट्य कला के लिए। बच्चों, चित्रकला के लिए। अजंता की गुफा बौद्ध ग्रंथ जो हैं, जातक कथाएं, उनके चित्र मिलते हैं। बच्चों, ये जातक कथाएं क्या हैं? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कहानियां हैं उन्हें हम बच्चों जातक ग्रंथ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जातक ग्रंथ के नाम से जानते हैं। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त ने नहीं, सम्राट अशोक ने। सांची में जो स्तूप है, सांची कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, भोपाल के नज़दीक। इसका जो निर्माण था वो सम्राट अशोक ने कराया था। सांची स्तूप बौद्ध वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी कि जो सांची का स्तूप है वो बौद्ध धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? महाभारत की रचयिता कौन माने जाते हैं? वाल्मीकि नहीं, वेद व्यास। महाभारत के रचयिता किसे माना जाता है? वेद व्यास को माना जाता है। और महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इस बात को भी बच्चों आप ध्यान रख लेना कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? वो बच्चों महाभारत है। रामायण किस भाषा में लिखी गई? पाली में, प्राकृत में, संस्कृत में या अपभ्रंश में? सही जवाब है बच्चों संस्कृत में। रामायण की रचना वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में की थी। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र के रचयिता
कालिदास नहीं, भास नहीं, भरत मुनि। बच्चों कालिदास की जो किताबें हैं उनमें मालविका, अग्निमित्रम, रघुवंश, महाकाव्य जैसी किताब हैं, और नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि की है। वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या था? वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, कृषि। सही जवाब बच्चों कृषि है। वैदिक काल का जो मुख्य व्यापार था वो कृषि था, और खेती, पशुपालन वैदिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। यानी वैदिक काल की जो इकोनॉमी थी वो कृषि आधारित इकोनॉमी थी। गोत्र की अवधारणा किस काल में विकसित हुई? सिंधु, वैदिक, बौद्ध, प्रारंभिक वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, या गुप्त काल में? बच्चों प्रारंभिक वैदिक काल में तो वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ। उत्तर वैदिक काल में बच्चों गोत्रों का वर्णन हुआ। यानी कि गोत्रों की स्थापित कब हुआ? जब उत्तर वैदिक काल की सामाजिक जटिलता बढ़ गई, तब गोत्रों का निर्माण कर दिया गया। सिक्कों का सर्वाधिक प्रयोग किस काल में हुआ? वैदिक काल में बर्टल सिस्टम था। मौर्य काल में भी सिक्कों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन ज़्यादातर काम जो है बर्टल होता था। हड़प्पा सभ्यता में भी नहीं। गुप्त काल में सबसे ज़्यादा जो स्वर्ण सिक्के थे वो गुप्तों के काल में चले, और स्वर्ण का यानी सोने का इस्तेमाल होना इस बात का प्रतीक था कि जो गुप्त काल था वो बहुत संपन्न काल था। निष्क क्या था? निष्क कर नहीं, भूमि को भी निष्क नहीं कहते थे, बल्कि स्वर्ण मुद्रा, सोने की मुद्रा को निष्क कहा जाता था। निष्क वैदिक काल की स्वर्ण मुद्रा थी। यानी कि वैदिक काल में जब सोने का इस्तेमाल होता था मुद्रा के तौर पर, उसे हम निष्क कहते थे। श्रेणी किसे कहा जाता था? श्रेणी किसे कहा जाता था? ग्राम सभा, व्यापारी संघ, धार्मिक समूह, या सैनिक दल? बच्चों व्यापारियों का जो समूह होता था उसे श्रेणी के नाम से जानते थे। यानी श्रेणी व्यापारियों और शिल्पकारों का संगठन था। कनिष्क किस वंश का शासक था? कनिष्क मौर्यों का नहीं था, गुप्त वंश का शासक नहीं था, बल्कि ये कुषाण वंश का शासक था। बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाला संभवतः आखिरी शासक जो था वो कनिष्क ही था। चौथी बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित हुई? राजगाह में नहीं, वैशाली में नहीं, पाटलिपुत्र में नहीं, कुंडलवन में? सही जवाब है बच्चों इसका डी, कुंडलवन में। चौथी और अंतिम बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन में हुआ था, और मैं बता चुका हूँ इसी वीडियो में पहली बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? राजगृह में हुआ था। भारत में लौह युग का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? लोहे की शुरुआत कब से मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता? नहीं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जिस धातु से परिचित नहीं थे उसका नाम ही लोहा था। तो प्रारंभिक वैदिक काल में भी लोहे की लोगों के पास जानकारी नहीं थी, बल्कि उत्तर वैदिक युग में लोहे की जानकारी मिली और लोहे के हथियार और औजार बनाने को मिले, और संभवतः लोहे का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कृषि भूमि के विस्तार में हुआ था। अमरकोश के रचयिता कौन थे? अमरकोश के रचयिता कौन थे? पतंजलि, कालिदास, अमर सिंह? अमर सिंह जो है बच्चों अमरकोश के रचयिता थे। अमरकोश संस्कृत का प्रसिद्ध शब्दकोश है। यानी कि संस्कृत की जो सबसे बड़ी डिक्शनरी है उसे अमर सिंह ने लिखी थी, उसका नाम अमरकोश है। प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उपरोक्त सभी? सही जवाब है उपरोक्त सही। बच्चों तक्षशिला यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये तीनों के तीनों प्राचीन भारत में शिक्षा का महान केंद्र थे। जैसा मैंने आपको पिछली क्वेश्चनों में बताया, तक्षशिला जो है प्राचीन भारत का, तक्षशिला किसका? प्राचीन भारत में मौर्यों का, और नालंदा विश्वविद्यालय किसके दौर में? गुप्तों के दौर में फेमस हुआ था। बच्चों हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा बनाते रहते हैं, और अगर आपको हमारा वीडियो और काम अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए, और हमारी वीडियो को उन अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।